एक और सुहाना दिन और एक और नया एपिसोड ऑफ वैंस क्वेश्चंस। लेट्स गो। भाई केविन की कार तो एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में ग्रीन कलर की थी, लेकिन ओमनीवर्स में उसे ब्लू क्यों कर दिया गया? वेल, केविन की जो पुरानी वाली हरी कलर की कार थी वो ऑटोमोटिव्स एपिसोड के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी पूरी तरह से, और केविन भी अपने कार के बार बार डिस्ट्रॉय होने से बहुत तंग आ चुका था। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इसके बचे कुचे हिस्सों और टेडनाइट की मदद से मैं इस कार को और भी ज्यादा बेहतर और इतनी मजबूत बना दूं कि ये बाद में कभी भी ना टूटे। इसलिए उसने फिर रुक के साथ मिलके इस कार को एवरीथिंग प्रूफ बना दिया। मतलब अब मोस्टली ये कार किसी भी चीज से नहीं टूटेगी। जी हाँ, इसको फायर से कुछ नहीं होगा, एसिड से कुछ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक अटैक या फिर आर्मोड्रिलो के अटैक्स, पानी, बुलेट, ठंड या फिर एक्सप्लोजन से भी इसे कुछ भी नहीं होगा। यानी ये वर्चुअली सही में इंडिस्ट्रक्टेबल कार है, ये नई वाली ब्लू कलर की कार। बस हाँ, इसमें एक कमी छूट गई कि वो लोग इसे मैजिक प्रूफ बनाना भूल गए, और केविन की ये ब्लू कलर की कार काइंड ऑफ एक रेफरेंस है केविन की ग्रीन वाली कार के ही एक कॉन्सेप्ट आर्ट का। अगर कोई ओमनीट्रिक्स की मदद से किसी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या वो प्रोफेसर पैराडॉक्स बन जाएगा? क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स तो सबसे पावरफुल ह्यूमन है ना। और क्या एलियन एक्स के अलावा बेन का कोई और ऐसा एलियन है जो कि प्रोफेसर पैराडॉक्स को हरा पाए? देखो, इन दोनों ही सवाल का जवाब है ना। मान लो अगर बेन की जगह पे कोई दूसरा एलियन ओमनीट्रिक्स पहनकर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो प्रोफेसर पैराडॉक्स नहीं बन जाएगा, बल्कि वो एक एवरेज ह्यूमन से ज्यादा बेटर ह्यूमन बनेगा, ना कि प्रोफेसर पैराडॉक्स। क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, और नहीं, मुझे नहीं लगता कि बेन का कोई और एलियन प्रोफेसर पैराडॉक्स को हरा पाएगा सिवाय एलियन एक्स के। इवन क्लॉकवर्क भी नहीं, क्योंकि टाइम पावर्स के मामले में प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन से बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। प्रोफेसर पैराडॉक्स का ऑरा अलग ही है। Exactly. अगर ओमनीट्रिक्स एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह भी काम करता है तो फिर क्या वो किसी भी एलियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है? और अगर हाँ, तो वो वाइल्ड मट की लैंग्वेज को क्यों नहीं ट्रांसलेट कर पाता? हाँ बिल्कुल, ओमनीट्रिक्स में एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है, और ओमनीट्रिक्स ही नहीं बल्कि लेवल 3 के सभी डिवाइसेस में कॉमनली तुम्हें यूनिवर्सल ट्रांसलेटर मिल ही जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बहुत ही कॉमन टेक है। जैसे कि प्लम्बर बैजेस में भी तुम्हें यूनिवर्सल ट्रांसलेटर देखने को मिलता है, या फिर एक अलग से यूनिवर्सल ट्रांसलेटर भी आता है जो कि लगभग किसी भी एलियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है। और मैं लगभग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाइल्ड मट की लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर सकता। हालांकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, और वो स्क्रीनशॉट मुझे अभी मिल नहीं रहा, लेकिन उसमें ये लिखा था, मुझे इतना याद है, वल्पामेंसर्स की लैंग्वेज क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वल्पामेंसर्स की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए एक अलग से यूनिवर्सल ट्रांसलेटर आता है जो कि उतना पोर्टेबल नहीं होता, मतलब काफी बड़ा सा होता है। एंड अपेरेंटली 6-6 यानी कि सोटोरोगियन की स्पीशीज की लैंग्वेज को भी यूनिवर्सल ट्रांसलेटर ट्रांसलेट नहीं कर पाता, पर फिर भी रुक, विलगैक्स, अटेया, क्रैब और थंडरपिग भी उसे समझ पाते हैं। इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना। एनीवेज, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बेन 10 को बनाया था मैन ऑफ एक्शन ने, पर वार्नर ब्रदर्स ने भी बेन 10 को बनाया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि असल में बेन 10 को बनाया किसने है? देखो, बेन 10 का आइडिया तो मैन ऑफ एक्शन का ही था, पर सिर्फ आइडिया से तुम शो नहीं बना सकते। शो बनाने के लिए पैसा चाहिए, लोगों को हायर करना पड़ता है, एनिमेटर्स को हायर करना पड़ता है, सुपरवाइजर्स को, आर्ट डायरेक्टर को, वॉइस आर्टिस्ट को, जिसके लिए पैसा लगता है, और पैसा ये लोग अपनी जेब से तो नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये आइडिया लेके गए कार्टून नेटवर्क के पास, और उन्हें ये आइडिया सुनाया, पायलट एपिसोड तैयार किया, और फिर कार्टून नेटवर्क के स्टाफ को ये अच्छा लगा होगा, तो इसलिए उन्होंने बेन 10 शो को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया, और फिर हमें बेन 10 शो देखने को मिला। पर क्योंकि कोई नेटवर्क या स्टूडियो अगर किसी शो को फंड करता है, प्रोड्यूस करता है, उसमें पैसे लगाता है, तो फिर उसके जो राइट्स हैं वो उसके पास चले जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, यानी कि उसे कहाँ पे दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो कंट्रोल आ जाता है उस अथॉरिटी के पास जो कि इस शो को बनाने में पैसा लगा रहा है, जो कि है इस केस में कार्टून नेटवर्क। तो इसलिए बेन 10 को डिस्ट्रीब्यूट करने के, दिखाने के राइट्स थे कार्टून नेटवर्क के पास, वार्नर ब्रोस के पास, और इनका बिहाइंड द सीन कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता होगा आपस में मैन ऑफ एक्शन का कार्टून नेटवर्क के साथ कि तुम शो बनाओ हमारे आइडिया के साथ और हमें इतना इतना परसेंटेज रेवेन्यू देते रहना, बाकी तुम इस आईपी के साथ कुछ भी करो, शो को किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओ, हमारा भी थोड़ा बहुत इनपुट रहेगा, जो कि क्लासिक सीरीज में
का था भी, लेकिन एलियन फोर्स में मैन ऑफ एक्शन का इनपुट बहुत ही कम हो गया था और फिर ओमनिवर्स आते आते तो एकदम ही ना के बराबर। इसलिए मैन ऑफ एक्शन की और कई बार बेन 10 के क्रू की यानी स्टोरी राइटर्स हैं, उनकी स्टेटमेंट्स काफी अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से चीजें करवाना चाहता है और नेटवर्क की अपनी अलग डिमांड रहती है। तो इसलिए कई बार काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। नेटवर्क कुछ और कह रहा है, राइटर्स कुछ और बोल रहे हैं और मैन ऑफ एक्शन वाले कुछ और ही बोल रहे हैं। रीबूट में फिर से मैन ऑफ एक्शन के डंकन रोलो ने कमांड संभाली, पर मोटा मोटा तुम यही समझो कि कार्टून नेटवर्क का मेन कंट्रोल रहा बेन 10 पे और उसके राइट्स भी कार्टून नेटवर्क के पास ही रहेंगे जब तक कि वो उसे प्रोड्यूस करता रहेगा और जब तक कि कार्टून नेटवर्क और मैन ऑफ एक्शन की कोई ना कोई डील रहेगी। कार्टून नेटवर्क के साथ मिलके ही मैन ऑफ एक्शन ने बेन 10 की कॉमिक्स भी निकाली और जो नई कॉमिक आने वाली है वो मे बी शायद कार्टून नेटवर्क के साथ मिलके वो लोग बनाए या फिर क्या पता ना भी बनाए। तो एक तरह से कार्टून नेटवर्क भी बेन 10 को ओन करता है और मैन ऑफ एक्शन वाले भी। बेन 10 में एज़मथ को एलियन एक्स का डीएनए कैसे मिला? वेल, इसका कोई ऑफिशियल आंसर तो नहीं है कि एज़मथ ने भला कैसे फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाके एलियन एक्स का डीएनए कलेक्ट किया होगा, पर इस पे एक बहुत ज्यादा पॉपुलर थ्योरी ये है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने शायद एज़मथ को हेल्प करी थी एक सेलेस्टियल सेपियन का डीएनए लेने में और इसलिए शायद सेलेस्टियल सेपियंस इतने ज्यादा चिढ़ते हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स से। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ एक थ्योरी है, ऑफिशियल आंसर नहीं। प्रोफेसर पैराडॉक्स के हाथ में जो ब्लू कलर का ग्लव्स है वो भला क्या है? वेल, वो प्रोफेसर पैराडॉक्स का क्रोनो नेविगेटर है, जो कि पहले एक पॉकेट वॉच के रूप में था, पर ओमनिवर्स में इसे प्रोफेसर पैराडॉक्स का ग्लव या फिर उसका रोबोटिक हाथ बना दिया गया। और इस क्रोनो नेविगेटर का मेन पर्पस यही है कि ये एक तरह से मल्टीवर्स का जीपीएस है। मतलब ये अगर जिसके हाथ लग जाए तो उसे प्राइम टाइमलाइन, सारी ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और पैरेलल डायमेंशंस, सब जगह सब टाइम का एक्सेस मिल जाता है और वो कहीं पे भी अपनी मर्जी से जा सकता है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसको ऑफ कोर्स प्रोफेसर पैराडॉक्स ने ही बनाया है और इसका इस्तेमाल करके वो इधर उधर टाइम में जाते हैं। बेन 10 ओमनिवर्स में जब मैलवेयर ने बेन को खा लिया था तब बेन के पास फीडबैक कहां से आ गया? अब देखो, वैसे तो इसकी कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारे आंसर्स हैं, मैंने इस पे एक अलग वीडियो भी बनाई थी, पर अभी के टाइम पे मुझे जो आंसर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगता है वो ये है कि जब मैलवेयर ने फीडबैक को डिस्ट्रॉय किया था तो शायद उसने थोड़ा सा फीडबैक का डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया था अपने अंदर और जब उसने बेन को भी अपने अंदर ले लिया तब जाके ओमनिट्रिक्स ने फीडबैक के डीएनए को मैलवेयर से ही री अक्वायर कर लिया, री एब्जॉर्ब कर लिया। और कहीं ना कहीं उसी प्रोसेस के दौरान फीडबैक का पूरा ट्रॉमा और पूरा जो भी मेंटल टर्मोइल था बेन के दिमाग में वो भी साथ साथ प्ले आउट हो रहा था और जैसे ही ओमनिट्रिक्स ने उसे रीगेन किया और बेन ने भी खुद को माफ कर दिया, वो उस रिग्रेट से उभर आया, उसी टाइम फीडबैक पूरी तरह से ओमनिट्रिक्स में अनलॉक हो गया। मुझे ये आंसर सबसे सही लगता है क्योंकि मैट यंगबर्ग और डेरिक जे वाइट का भी यही मानना है। अगर केविन किसी ह्यूमन का डीएनए एब्जॉर्ब करेगा तो क्या वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? वैसे वो ऑलरेडी ह्यूमन है तो ह्यूमन डीएनए एब्जॉर्ब करके वो क्या ही करेगा और मुझे नहीं लगता कि वो सेम टू सेम किसी और इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और फन फैक्ट, एक बार केविन ने ग्वेन की स्किन को एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश करी थी। जब ओमनिट्रिक्स के ओवरलोड होने की वजह से वो फिर से अपनी म्यूटेंट फॉर्म में आ गया था, तब ग्वेन ने ही उसे कहा था कि मेरी स्किन को एब्जॉर्ब करके देखो, क्या पता तुम ठीक हो जाओ। और केविन ने ट्राई भी किया लेकिन वो खुद ही कह रहा था कि ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि उस वाली म्यूटेशन फॉर्म में वो कोई और मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, वो ऑलरेडी ही कई सारे मटेरियल्स का मिक्सचर बना हुआ था। पर अगर वो नॉर्मल स्टेट में होता तो वो स्किन को एब्जॉर्ब कर लेता, पर कुछ खास फर्क नहीं आता क्योंकि उसके पास भी तो नॉर्मल स्किन है ही ना। अगर अल्टीमेट बेन 10,000 टॉपिक में ट्रांसफॉर्म हो गया तो क्या होगा? अल्टीमेट बेन 10,000 अगर टॉपिक बनेगा तो उसका चेहरा देखकर भी कोई भी डर सकता है, पर उसके लिए जरूरी नहीं कि उसका चेहरा ही खराब हो जाए या डरावना हो जाए। आपने अपनी एक फैक्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि गूप सिर्फ एक सेल का बना है और अगर वो सिर्फ एक सेल का बना है तो उसके पास आंखें कैसे हैं? क्योंकि आंखें तो खुद कई सेल्स से बनी होती है। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक सेल, जो कि तुम्हें पता है, सबसे छोटा लिविंग पार्ट होता है किसी भी एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और कई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ एक सेल के होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। पर अगर तुमने क्लास में अगर ध्यान से पढ़ा हो सेल के बारे में तो तुम्हें पता होगा कि सेल सिर्फ एक जेली जैसा सब्सटेंस नहीं होता। एक सेल के अंदर भी अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनेल्स होते हैं।
जी हाँ, जैसे कि किसी ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही एक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनेल का नाम बताता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़ा ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वैसे ही और भी कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, जैसे न्यूक्लियस जो कि सेल का ब्रेन होता है, राइबोसोम, वेसिकल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, साइटोस्केलेटन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया तो बता ही दिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब ऑर्गेनेल्स के नाम है सेल के, जो कि एक सेल के अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ठीक इसी तरह से गूप भले ही एक सेल का क्यों ना बना हो, पर उसकी बॉडी में भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनेल्स होंगे ना। जैसा तुमने यहाँ पे पूछा कि आइज तो बहुत सारे सेल से बनी होती है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, पर वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। मगर गूप के केस में वो सिर्फ एक सेल का बना है और उसकी आंखों के लिए एक अलग से ऑर्गेनेल उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसको हम आई के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। मतलब जैसे हम आंखों का यूज करते हैं देखने के लिए, वैसे ही गूप की बॉडी में ये ऑर्गेनेल स्पेसिफिकली देखने के लिए काम आता है, जो कि हमें आंखों की तरह लगता है। और गूप की बॉडी में जो तुम अंदर लिक्विड जैसा देख रहे हो ना, यही है उसके ऑर्गेनेल्स, जो कि उसकी बॉडी में डाइजेशन, मूवमेंट और उसके ब्रेन का काम करते होंगे। पर उनको यहाँ पे अलग अलग नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रही है और गूप भी असली नहीं है, जिसपे वो लोग अलग से टाइम दे, उसके ऑर्गेनेल्स का नाम रखे, उनके ऑर्गेनेल्स का फंक्शन डिफाइन करे। इतना डिटेल में कौन ही जा रहा है। तो होप करता हूँ तुम्हें आंसर मिल गया होगा। बेन 10 एलियन फोर्स में ओमनिट्रिक्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में खुद ही डिस्ट्रॉय हो गई, पर क्लासिक में इतने बड़े बड़े एक्सप्लोजन होने के बाद भी वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुई? देखो, एलियन फोर्स में ओमनिट्रिक्स खुद एक्सप्लोड नहीं हुई, बल्कि बेन ने उसे एक्सप्लोड होने के लिए पहले तो कमांड दिया था, वो भी 30 सेकंड में। और 30 सेकंड के लिए अगर उसमें टाइमर लगाया है तो वो 30 सेकंड के बाद फटेगा ही ना, तो इसलिए वो फट गया। पर वहीं क्लासिक वाले ओमनिट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में कोई स्पेसिफिक टाइमर नहीं था। उसमें बस ये था कि बेन जितनी बार ओमनिट्रिक्स को यूज करेगा, एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा, वो काउंटडाउन उतना ही ज्यादा जल्दी होगा और ओमनिट्रिक्स के जल्दी फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एग्जैक्ट काउंटडाउन क्लासिक सीरीज में क्या था, कब ओमनिट्रिक्स फट सकता था या फिर कब फटने वाला था, ये नहीं पता था। लेकिन अगर बेन बार बार एलियन बनता रहा तो वो जल्दी से जल्दी फट जाएगा, बस इतना पता था। और उसके फटने से पहले ही एजमत ने उसे फिक्स कर दिया। भाई, क्या एम्फीबियन अपनी कॉन्शियसनेस को इलेक्ट्रिसिटी के खंबे में ट्रांसफर कर सकता है? क्योंकि अल्टीमेट एलियन के रैड ने तो ऐसा करके दिखाया था। जी हाँ, जैसे रैड ने किया वैसे ही बेन का एम्फीबियन भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, और इनफैक्ट ठीक ऐसा ही बस शॉक भी कर सकता है, और इनफैक्ट अपग्रेड भी कर सकता है। अगर अल्टीमेट बेन 10,000 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या उसके पास सिर्फ उसकी ताकत आएगी या फिर उसके 4 हाथ भी निकल आएंगे? वेल, अल्टीमेट बेन 10,000 को अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो जब भी अल्टीमेट बेन 10,000 किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, सपोज करो आर्टिग्वाना में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो आर्टिग्वाना की शेप नहीं ले लेगा। या फिर अगर वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसका सर नहीं जलने लगेगा, बल्कि अपने हाथों से आग निकालेगा। यानी कि सिर्फ उसके पास उन एलियंस की पावर आती है, ना कि उसकी बॉडी उन एलियंस की शेप में ढल जाती है। अब यहाँ पे एक केस अल्टीमेट ह्यूमंगस और का भी है, जहाँ पे बेन 10,000 थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो अल्टीमेट ह्यूमंगस और की शेप नहीं लेता और ना ही स्पाइडर मंकी की, बस उन दोनों की पावर्स उसके अंदर आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसपे मैंने भी काफी टाइम तक बिलीव किया। मुझे भी यही लगता था कि जब वो ऐसे अजीबोगरीब एलियंस में ट्रांसफॉर्म होगा तो थोड़ा बहुत उसका बॉडी का शेप भी चेंज होता होगा, लेकिन जब मैंने नोटिस किया तो पता चला ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यार। और ये वाली इमेजेस अगर तुमने देखी हो तो इट इज मोर लाइक अ मीम। ये सिर्फ एक मीम की तरह है, इसे फैक्चुअली करेक्ट मत मानो। और सवाल की तरफ देखे तो जैसा टॉपिक के केस में मैंने बोला था कि उसका चेहरा चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका चेहरा डरावना हो जाएगा जो भी उसे देखेगा उसके लिए, तो ठीक उसी तरह से उसकी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे, उसके एक्स्ट्रा हाथ नहीं आएंगे, पर उसकी स्ट्रेंथ 4 आर्म्स जितनी हो जाएगी। बेन 10 ओमनीवर्स के एपिसोड यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन में चैड स्मिथ क्रिमिनल्स को निकाल रहा था, उन्हें फ्री करवा रहा था, यानी कि वो उनके लिए केस लड़ता था और जीतता था, पर बाद में उन्हीं मुजरिम को वापस अंदर भी कर दिया गया। तो क्या इसका मतलब प्लम्बर्स चैड स्मिथ से केस जीत चुके थे? देखो, चैड स्मिथ भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है,
मगर उसने अपनी ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मामले में नहीं बल्कि लॉयर बनने में ज्यादा लगाई। इसलिए वो खुद को यूनिवर्स का सबसे बेस्ट लॉयर बताता है, क्योंकि वो आज तक एक भी केस भी नहीं हारा। मतलब उसके जो भी क्लाइंट रहे हैं, भले ही जिनको बेन ने कई बार अंदर करवा दिया था, जब जब चैट स्मिथ ने उनके लिए केस लड़ा है, चैट स्मिथ जीता ही है, क्योंकि उसे इंटरगैलेक्टिक लॉ के बारे में अच्छे से पता है और उसे पता है कि लूप होल्स को किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि उसने आज तक एक भी केस नहीं हारा, लेकिन फिर भी उसके जो क्लाइंट्स है जैसे फिस्ट्रिक और ये सब, इन्हें दोबारा प्लम्बर्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये दोबारा क्राइम करने निकल पड़ते हैं। और जो नया क्राइम करेगा उसके लिए तो दोबारा अरेस्ट होगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर एक बार छूट गया तो दोबारा कभी अरेस्ट ही नहीं हो सकता। दोबारा क्राइम करेंगे, दोबारा अंदर जाएंगे, सिंपल। अगर एलियन एक्सटिंक्शन वाले इवल बेन 10,000 के पास एलियन एक्स का फुल कंट्रोल था, तो फिर उसने टाइम को रिवर्स करके अपनी फैमिली को वापस क्यों नहीं ले आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन समझने की कोशिश करो कि एलियन एक्स रीबूट वाला अलग है। वहाँ पे एलियन एक्स को बहुत 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 ज्यादा कमजोर कर दिया गया है। प्राइम वाला एलियन एक्स और रीबूट वाला एलियन एक्स इज टोटली कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वो दिखते एक जैसे जरूर है, लेकिन उनकी पावर्स में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए तो कुछ गिने चुने एलियंस ने उसे हरा दिया। क्या किया यार तुम लोग ने, क्या मजाक किया। रीबूट वाला ह्यूमंगसॉर ओरिजिनल वाले ह्यूमंगसॉर से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टिंग फ्लाई को देख लो, स्टिंग फ्लाई तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। एक्सेलरेट भी, कैनन बोल्ट भी, और ऐसे ही करके एलियन एक्स भी बहुत डिफरेंट है पावर के मामले में। तो हो सकता है कि इसके पास डायमेंशन में ट्रैवल करने की पावर तो है, लेकिन इसके पास टाइम को रिवर्स करने की पावर नहीं है। और मे भी हो सकता है कि इस एलियन एक्स में कोई पर्सनैलिटी भी ना हो, इसलिए इवल बेन 10,000 इसे इजिली कंट्रोल कर पाया। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, थ्योरी है, क्योंकि रीबूट के एलियन एक्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या तुमने अब तक सब्सक्राइब किया है? और अगर सब्सक्राइब किया तो कमेंट कर देना सब्सक्राइब। तुम्हारा और कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट कर देना। अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में पिकअप हो जाएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और मेरी लास्ट 2 वीडियोस बहुत लोगों ने नहीं देखी है तो इन्हें जरूर चेकआउट करना।